हेलो। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 14 और इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यह छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में होता है, क्योंकि इसमें हम केवल 20 क्वेश्चन लेते हैं, वो नाम मात्र का होता है, जबकि इसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। कितना? लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि एक जो भी क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है और जितने भी क्वेश्चन आपके PYQ में पूछे गए हैं या फिर बन सकते हैं, उन सारे चीज़ों को हम कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस सेशन की करते हैं शुरुआत। पता होगा तो आप कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, 14, 19 या फिर 21। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या करता है? तो समानता का अधिकार देता है। किस चीज़ का अधिकार देता है? समानता का अधिकार देता है। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में चर्चा किया गया है। कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। ठीक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद का है? तो 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। इसे भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी क्या कहा जाता है? ठीक है, मैग्ना कार्टा भी। मौलिक संविधान में टोटल मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, अगर संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, किसके उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक, अब संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब है विधिक अधिकार। अब किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। जो 6 प्रकार का अधिकार होते हैं, एक में तो होता है समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 28 तक आता है। क्या? 14 से 28 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार होता है। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार होता है। फिर 19 से स्वतंत्रता का अधिकार में बात करते हैं, तो 19 से ये होता है आपका आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, राज्य की परिभाषा की बात किया गया। क्या? राज्य की परिभाषा की बात किया गया। और राज्य की परिभाषा में राज्य सरकार, संसद और सरकारी निकाय, ये सारे के सारे चीज़ आ जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 में क्या है? तो आर्टिकल 13 में ये बात कहा गया है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत या फिर विवादास्पद है, यानी कोई ऐसा कानून संसद बनाती है जो कि मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करती है या फिर उसको कम करने का प्रयास करती है, उसको न्यायालय निरस्त कर देगी। ठीक है, आर्टिकल 13 में यही है कि उसको न्यायालय क्या कर देगी? तो उसको न्यायालय निरस्त कर देगी। आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो आर्टिकल अगर हम 14 की बात करते हैं तो इसमें है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल हम 14 की बात करते हैं तो इसमें है समानता का अधिकार 14 से 28 तक है। और 14 में है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, और ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? तो इसको ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता। ठीक, कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो कानून के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और कानून की समान संरक्षण, क्या? कानून की समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 12 हो गया, आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया। ठीक, आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15 में क्या है? तो आर्टिकल 15 में है कि स्थिति में समानता, यानी किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी समानता का अधिकार है। वो चाहे उसका लिंग कोई भी हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, या फिर कोई और अन्य जेंडर हो, या फिर उसका कोई भी जाति हो, या किसी भी प्रकार का नस्ल हो, कोई धर्म हो, कहीं जन्म स्थान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक, 16 नंबर में है लोक नियोजन में समानता, यानी अगर सरकारी नौकरी की बात करते हैं उसमें सबको समान अवसर देने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम कि अनुच्छेद 17 में, तो अनुच्छेद 17 में किस चीज़ की बात है? तो छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे शिक्षा,
शिक्षा और सैन्य जो उपाधि होते हैं उसको लोग धारण कर सकता है, शिक्षा और सैन्य उपाधि। ठीक, आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इसमें स्वतंत्रता की बात किया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया गया है। एक किसी किसको प्राप्त होता है, तो सभी नागरिकों को प्राप्त होता है, सभी नागरिकों को अधिकार है इस पर, सभी नागरिकों को अधिकार है। ठीक, सभी नागरिकों को क्या है, इस पर अधिकार है। उसके बाद बात करते हैं इसमें किस किस चीज़ को शामिल किया गया है, तो एक तो अगर 19 की एक इसमें 19 में 6 प्रकार के अधिकार है। 19 में कितने प्रकार के अधिकार है, 6 प्रकार के। पहले कितने थे, तो पहले 7 थे, 7वां को समाप्त कर दिया गया जो संपत्ति से संबंधित है। ठीक, पहला क्या है, 19 की अगर हम ए की बात करते हैं, 19 की ए की बात करते हैं तो 19 की ए है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। भाषण और अभिव्यक्ति की मतलब बोलने का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, 2 नंबर की बात करते हैं, 19 का बी की बात करते हैं, तो 19 का बी किससे संबंधित है, तो 19 का बी है शांतिपूर्ण बिना हथियार से इकट्ठा होने का। यानी कोई भी सभा अगर सभा बनाता है तो शांतिपूर्ण और बिना हथियार इकट्ठा होना। शांतिपूर्ण ये सभा नहीं है, 2 नंबर में शांतिपूर्ण और बिना हथियार को इकट्ठा होना, यानी इकट्ठा होने का अधिकार, एक साथ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इकट्ठा होने का अधिकार। 19 की सी की बात करते हैं तो 19 के सी में है कि सभा करने का, सभा या संघ बनाने का अधिकार, सभा या संघ बनाने का अधिकार, सभा या संघ बनाने का अधिकार। ठीक, सभा या संघ बनाने का अधिकार। उसके बाद बात करते हैं 19 के डी की, 19 के डी की बात करें तो 19 के डी में क्या है, 19 के डी में है भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, यानी घूमने की आज़ादी। क्या, घूमने की आज़ादी, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण भारत में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, घूमने की आज़ादी। ठीक, घूमने की आज़ादी। उसके बाद ई की बात करते हैं, इसमें भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए। 19 के ई में है किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने या बसने की आज़ादी है, रहने या बसने की आज़ादी है, रहने या बसने की आज़ादी है। ठीक, 19 की अगर हम जी की बात करते हैं, क्योंकि 19 के एफ में क्या था, 19 के एफ में था संपत्ति के अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। 19 के जी की बात करते हैं तो इसमें किसी पेशा या व्यापार, कोई भी पेशा या व्यापार करने का अधिकार, किसी भी पेशा या व्यापार करने का अधिकार, व्यापार या पेशा का अधिकार दिया गया है। ठीक, उसके बाद अगर हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, क्या आर्टिकल अगर हम 20 की बात करते हैं, एक पेज ले लें, आर्टिकल 20 की बात करें अगर हम, आर्टिकल 20 किससे संबंधित है। ठीक, आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल जो 20 है अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण, दोष सीधी के संबंध में क्या है, संरक्षण देता है, दोष सीधी के संबंध में संरक्षण देता है, संरक्षण। ठीक, में संरक्षण देता है। उसके बाद आर्टिकल हम 21 की बात करते हैं तो इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्या, आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। ठीक, स्वतंत्रता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल जो 352 होता है, इसके बावजूद भी यह आर्टिकल 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसमें भी यह निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 को, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक, नहीं किया जा सकता। इसमें राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार दिया गया है, निजता के अधिकार। ठीक, निजता का अधिकार। उसके बाद 21 की ए की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की ए की बात करते हैं। अगर हम आर्टिकल 21 की ए की बात करें तो आर्टिकल 21 के ए में क्या है, आर्टिकल 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक, इसमें आर्टिकल
21 के में क्या है, तो शिक्षा का अधिकार है। अगर हम कितने वर्ष तक, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। ठीक, आर्टिकल 22 की बात करते हैं, तो गिरफ्तार के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना बताए हिरासत में नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 22 में क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार के लिए बिना बताए किसी भी, आर्टिकल 22 में है क्या है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, गिरफ्तारी और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से क्या किया गया, सुरक्षा की प्रावधान किया गया। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की बात किया गया है। क्या, गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की बात किया गया है, हिरासत से सुरक्षा की बात किया गया है। ठीक, सुरक्षा। उसके बाद आर्टिकल हम 23 की बात करते हैं। आर्टिकल अगर हम 23 की बात करें तो इसमें मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। मानव तस्करी, आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर क्या है, रोक है। जबरन श्रम पर रोक है, श्रम पर रोक। 24 की बात करते हैं तो बाल श्रम पर रोक है इसमें। ठीक है, 24 में क्या है, तो बाल श्रम पर रोक है। 24 में क्या है, तो बाल श्रम पर क्या है, 24 में बाल श्रम पर रोक है। ठीक, 24 में बाल श्रम पर रोक है। उसके बाद बात करते हैं, एक और पेज ले लें। आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर रोक है। बाल श्रम पर रोक है। ठीक, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया इसीलिए। ठीक, आर्टिकल अगर हम 25 से 28 की बात करते हैं तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 से 28 में क्या है, आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। क्या, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की क्या है, तो बात किया गया। ठीक, आर्टिकल अगर हम 25 की बात करते हैं तो इसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि किसी भी धर्म को अपनाने में स्वतंत्र है। ठीक है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता है और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार क्या कर सकता है, बिल्कुल वह कर सकता है। ठीक है, वह कर सकता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगर हम आर्टिकल 26 की, इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसमें, तो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें। हम अगर आर्टिकल 25 की बात करते हैं, आर्टिकल अगर हम 25 की बात करते हैं तो इसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को अपना सकता है, आचरण कर सकता है और प्रचार कर सकता है। ठीक है, धर्म को कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, अपना सकता है, उसमें जो कुछ भी किया जाता है वो आचरण कर सकता है, अपना सकता है, आचरण कर सकता है और उसके साथ साथ क्या कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। उसका क्या कर सकता है, उसका वो प्रचार भी कर सकता है। ठीक, उसका प्रचार भी कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। 26 की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया। क्या, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की मैनेज करने की, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया उसमें। ठीक, प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें कि आर्टिकल 27 में क्या है, तो आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी विशिष्ट धर्म के जो 27 है, मतलब अगर धार्मिक जो संस्था है, कोई भी धार्मिक संस्था, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक संस्था पर टैक्स नहीं, ठीक है, पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम 28 की बात करते हैं, तो जो कुछ शिक्षण संस्थान होते हैं धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में है। ठीक है, जैसे जो भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं तो वे शिक्षण भी करते हैं, मतलब पढ़ाते भी हैं, कोई भी काम करते हैं तो उनको मस्जिद में
नमाज अदा करने का अधिकार दिया जाता है जो फ्राइडे को होता है, ठीक है। या फिर अन्य दिन भी है होता है, अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, इस संबंध में उनकी स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 28 में क्या है, तो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में है। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक अगर हम शिक्षा की बात करें, धार्मिक शिक्षा प्लस उपासना में उपस्थित होने का अधिकार है। उपासना में उपस्थिति का अधिकार, उपस्थिति का क्या है, अधिकार है। उपस्थिति का अधिकार है, उपस्थिति का क्या है, तो अधिकार है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि 29 में क्या है, आर्टिकल 29 में क्या है, तो आर्टिकल अगर हम 29 की बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, ठीक है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए प्रत्येक नागरिक की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा, अगर कोई अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा की बात किया गया, क्या अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा, हितों की सुरक्षा की बात किया गया है। जैसे अगर कोई कम लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, तो उनका जो भाषा हो गया, उनका जो लिपि हो गया, उनका जो संस्कृति हो गया, ठीक, उनकी भाषा हो गया, लिपि हो गया, संस्कृति हो गया, तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए प्रत्येक नागरिक की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का, तो उनकी रक्षा का क्या है, अधिकार है। और इस संदर्भ में क्या कर सकते हैं कि कोई भी शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, संस्कृति रक्षा का अधिकार है। और इसके लिए अगर कोई भी संस्था स्थापित करना, जैसे स्कूल हो गया कोई भी, या कोई अन्य संस्था हो गया, तो इस शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। और इसमें सरकार मदद भी करती है, क्या, इसमें सरकार मदद भी करती है, और उसी के साथ अगर हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं, तो इसमें है इसमें शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का नहीं है, बल्कि भाषा, लिपि, संस्कृति रक्षा कर सकता है, ठीक। आर्टिकल 30 में है कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि शिक्षा संरक्षण का अधिकार है अल्पसंख्यकों को, ठीक है। शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकता है, ठीक है, और प्रशासन कर सकता है। शैक्षणिक संस्था की स्थापना प्लस प्रशासन, शैक्षणिक संस्था की स्थापना प्लस प्रशासन कर सकते हैं। स्थापना की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें तो ये कर सकते हैं, ठीक। प्रशासन की बात करें तो ये अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 32 में रीट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 में किस चीज़ का अधिकार है, तो आर्टिकल 32 में रीट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 में रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक। आर्टिकल 32 में रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक, जारी करने का अधिकार। इसमें दोनों न्यायालय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, दोनों क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट की बात करते हैं आर्टिकल 226 के तहत रीट को जारी कर सकता है। रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो रीट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हिबस कार्पस। बंदी कोई भी अगर बंदी है, प्रत्यक्षीकरण, उसको प्रत्यक्ष करने का प्रावधान किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का 24 घंटा का मोहलत देती है। उसके बाद एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, मतलब कोई भी बंदी है और उसके घर वालों को पता नहीं कि कहाँ है, कैसा है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ये कर सकता है, ठीक, अप्लाई कर सकता है कि उसको ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दिया जाए, तो वो दे देता है, ठीक। दूसरी बात करते हैं कि परमादेश की, ठीक है। परमादेश में इसमें कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, तो वह किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, तो इस संबंध में परमादेश जारी किया जाता है।
यह रीट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक क्या है कि पदाधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। अपने दायित्व का पालन अगर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं करता है, कोई सरकारी ऑफिसर नहीं करता है या फिर न्यायालय नहीं करता है, तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है परमादेश का आदेश देता है, मतलब परमादेश है, परमादेश का रीट जारी करता है। अगर हम तीसरे रीट की बात करते हैं तो तीसरा रीट होता है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रतिषेध क्या होता है? तो प्रतिषेध होता है। ठीक, इस प्रतिषेध में वो ये होता है कि इसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य को करने से रोक दे। कहने का सीधा सा मतलब है, सिंपल भाषा में समझिए, प्रतिषेध का ये मतलब होता है कि कोई अगर छोटी स्तर का न्यायालय है, क्या छोटी स्तर का अगर वो न्यायालय है, छोटे स्तर का न्यायालय है, ठीक, और यहाँ कोई अपील किया हुआ है, किसी भी मामले को लेकर अपील किया हुआ है, लेकिन क्या है यहाँ के जो जजमेंट दिया गया है, जो भी निर्णय दिया गया उससे अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, क्या कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, तो उस संबंध में भी वो रीट जारी करा सकता है कि ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, क्या यहाँ से यहाँ आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई अन्य न्यायालय है, जैसे जिला न्यायालय है, ठीक, और वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी को क्या करता है, मृत्युदंड का साजा सुना दिया, किसी को मृत्युदंड का साजा सुना दिया, उस संदर्भ में भी ये प्रतिषेध वाला रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद है उत्प्रेषण का। चौथा जो रीट है उत्प्रेषण का है। इसमें यह किया जाता है कि किसी न्यायालय में से वो उच्च न्यायालय में मंगा लिया जाता है। उत्प्रेषण है, यह एक निवारक सहायक रीट है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों के विरुद्ध क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा है। पांचवा क्या है? पांचवा जो है अधिकार परीक्षा है। इसमें अधिकार परीक्षा यानी अधिकार के बारे में पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिकार से कर लिए हैं, किसी भी कार्य को आप किस अधिकार से कर लिए हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए जारी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अधिकार कम ही है और वो अपना अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ा लेता है कि सब हम कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में ये जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है वह यह रीट जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा कर सकता है, उनसे अधिकार के बारे में पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस काम को किए हैं। ठीक है, एक तो प्रतिशोध था, इसमें क्या किया जाता है कि न्यायिक कार्य को करने के लिए प्रतिषेध में क्या किया जाता है कि अगर कार्य क्षेत्र से बाहर कोई कार्य न कर सके, इस पर प्रतिषेध कर दिया जाता है। अगर कोई करता है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। और उत्प्रेषण में क्या किया जाता है कि नेक्स्ट में वो मंगा सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर असंतुष्ट है तो उसको मंगा सकता है। ठीक, ये थे मौलिक अधिकार के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हमने रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं की बात करते हैं तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में है जी, कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश में कौन है? भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा। और अजंता की गुफा की बात करते हैं तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के अभी एक डिप्टी जो सीएम है उनका निधन हुआ है, नाम बताइएगा आप। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ होता है? मुंबई। और ये जो मुंबई है ये आरबीआई का मुख्यालय यहीं पे है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यहीं पे है, मुंबई में ही है। ठीक, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही एक तो रक्त का रंग क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? तो रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। दूसरा, ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा क्या करता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके अगर जीवन काल की बात करें आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होता है, इसके जीवन काल की बात करते हैं तो लगभग 120 दिन होता है, यानी 4 महीने का होता है। ठीक, 120 दिन का होता है। ठीक,
ये ऑक्सीजन ढोने का काम करता है। और उसके बाद जो प्लाज्मा होता है, जो रक्त का तरल भाग होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जो लगभग रक्त का 55% के आसपास होता है, ठीक है। ये किस चीज़ का कैरी करता है, किस चीज़ का, तो ये पोषक तत्व या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इस चीज़ को ढोने का काम करता है, पोषक तत्वों को ढोने का काम करता है, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, वो एंटीबॉडी जो होता है। अच्छा, जो रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, अगर हम रक्त की किस प्रकार का ऊतक होता है अगर इसकी बात कर लेते हैं, तो रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। किस प्रकार का ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें ये अगर संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो इसमें रक्त आ जाता है, अस्थि आ जाता है, रक्त, अस्थि और उपास्थि, ठीक है, उपास्थि आ जाता है, ठीक। मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताना है। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, क्या भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो सबसे पहले केंद्रीय जो है केंद्रीय बजट से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, 112 संबंधित है, ठीक है। और इसका नाम बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। और इसको पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री पेश करता है। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है, ठीक है, निर्मला सीतारमन है। और ये कब पेश किया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है। तो 78% कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो लगभग 21% पाया जाता है, ठीक है, लगभग 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03% पाया जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है सूर्य में, ठीक है, या फिर पूरे अगर ब्रह्मांड की बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है, तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। और बात करें कि वो सूर्य में संलयन की क्रिया होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम बन जाता है, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, 1927 में। साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, ठीक। और सातों के साथ कौन थे, तो सातों के साथ तो गोरे थे, यानी अंग्रेज ही थे, गोरे थे, ठीक। इसमें किस चीज़ का नारा दिया जाता है, तो साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है, साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। इसी में जो लाला लाजपत राय हैं वो घायल हो जाते हैं, लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ठीक है। और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में लाठीचार्ज मिल जाता है इनको, ठीक। 1919 में क्या होता है, तो 13 अप्रैल 1919 आपको याद आ रहा होगा, 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है, जिसको काला कानून भी कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1935 में क्या होता है, तब आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आता है, शासन अधिनियम। और इसी समय RBI की स्थापना होती है, भारत शासन अधिनियम। और इसी समय क्या होता है कि RBI की क्या होता है, तो स्थापना होता है, RBI की स्थापना होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 1942 में क्या होता है, तो 1942 की अगर हम बात करें, 1942 की अगर हम बात करते हैं तो 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, आंदोलन होता है जिसको आंदोलन गलती लिख ली है जी, ओके, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, इसी में महात्मा गांधी ने क्या किए थे, तो करो या मरो का नारा देते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर केनरा बैंक। आंसर पता है तो कमेंट कीजिए
कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। ठीक है, कौन सा था? इंपीरियल बैंक था। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगला बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? है कहाँ? तो यह है गुजरात में है। कहाँ है? तो यह है कहाँ? तो गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। ठीक है, और विरासत पशु कौन है? विरासत पशु की बात करते हैं तो भारत का विरासत जो पशु है वो हाथी है। भारत का विरासी पशु है। सबसे ज़्यादा गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम राज्य में पाया जाता है। इसका कितना सींग होता है? तो 1 सींग होता है। ठीक है, असम राज्य में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो लगभग 500 सेकंड लेता है, या फिर लगभग कितना लेता है? 500 सेकंड लेता है, या 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड का क्या करता है? यह समय लेता है। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि का जो चाल होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का जो चाल होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, और उसमें भी ठोस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ठोस में होता है। ठीक है, जैसे इसमें इस्पात हो गया, इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं कि 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1857 में था। 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, जिसे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो वी डी सावरकर कहे थे। कौन कहे थे? तो वी डी सावरकर कहे थे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 1885 में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में क्या होता है? तो बंगाल विभाजन होता है। 1905 में क्या होता है? तो बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक, 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलक एक्ट आता है। ठीक, 1850 में कांग्रेस की स्थापना होती है। प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो WC बनर्जी रहते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कहाँ होता है? तो बम्बई में होता है। कहाँ होता है? तो बम्बई में होता है। गोकुलदास संस्कृत जो कॉलेज था उसी में, संस्कृत जो कॉलेज था उसी में होता है। ठीक, और किसके द्वारा किया जाता है? तो ईओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ईओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ईओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष की। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रहती है। एनी बेसेंट बनती है। ठीक, कब बनती है? तो 1917 में बनती है। ठीक, एनी बेसेंट बनती है। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो सरोजनी नायडू बनती है। सरोजनी नायडू। ठीक, सरोजनी नायडू बनती है। ठीक, महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष बनते हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक, बेलगांव अधिवेशन में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। कौन थे? तो JB कृपलानी थे। JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाला कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, उसके बाद बात करते हैं रबी फसल की बुआई किस ऋतु में किया जाता है? रबी फसल जो कि शीत ऋतु में बुआई किया जाता है। रबी फसल की बुआई किस ऋतु में किया जाता है? तो शीत ऋतु में किया जाता है। किस ऋतु में किया जाता है जी? तो शीत ऋतु में किया जाता है। ठीक, रबी फसल जैसे इसमें कौन कौन आ जाता है? जैसे गेहूँ आ जाता है, आलू आ जाता है, गेहूँ आ जाता है, आलू आ जाता है, या फिर मक्का आ जाता है। ये सभी इनके सभी किस प्रकार के फसल है? ये रबी फसल है जिनका बुआई कब किया जाता है? ये शीत ऋतु में किया जाता है। ठीक,